बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गार्लिक के ऊपर, लहसुन के ऊपर। मैं एक अरसे से इस चीज़ की कमी महसूस कर रहा था। मुझे बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स फार्मर्स की तरफ से आती थी, वो फार्मर्स जो न्यू इस फील्ड में हैं और गार्लिक को उन्होंने पहले से कल्टीवेट या काश्तकारी उनकी कभी नहीं की। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी उन अफराद के लिए जो न्यूली कमर्स हैं फॉर गार्लिक कल्टीवेशन। बाकी कुछ अफराद मेरे से बड़े होंगे, उनका तजर्बा भी मेरे से ज़्यादा होगा, वो भी मेरी रहनुमाई करेंगे। आप देख रहे हैं बिरा फॉर्म्स और मैं हूं मोहम्मद आला, मेरे साथ रहिएगा। तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पहलू हैं जो गार्लिक के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में गार्लिक की प्रोडक्शन कितनी है। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 80,000 टन के करीब गार्लिक पैदावार है और 36,000 टन हम दूसरे ममालिक से इसको इंपोर्ट करते हैं। और इसका तकरीबन जो कल्टीवेशन एरिया है वो तकरीबन 19,500 के करीब एकड़ है, जो हम काश्तकार हजरात फार्मर जो हैं इस ज़मीन के ऊपर काश्तकारी कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि हम एक ऐसे वीडियोस के थ्रू लोगों को कायल कर सकें कि आप गार्लिक की कल्टीवेशन करें, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। और इसके अलावा पाकिस्तान में डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जो लोग काश्त करते हैं, जिसमें गुलाबी गार्लिक है जिसको देसी गुलाबी कहते हैं। उसके अलावा वाइट है, NS 756 है, डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं वो लोग काश्तकारी ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसकी नॉर्मली अगर हम प्रोडक्शन देखें तो 80-100 से लेकर मैक्सिमम 135, 130, 125-30 मन, 150 मन तक इसकी प्रोडक्शन डिफरेंट वैरायटीज़ की जाती है। इसी में एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि 2018 में एक न्यू वैरायटी हमारे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई। हमारे उन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हुमायूं, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उनकी भी रिसेंटली डेथ हुई है, अल्लाह ताला उनके दर्जात की बुलंदी करे। उनकी को तकरीबन कोई 8-10 साल की 11-12 साल की मेहनत के बाद उनकी टीम ने इस जो ये न्यू जेनेटिक है गार्लिक की उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और ये इंस्टीट्यूट है आपका इस्लामाबाद में, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ये गवर्नमेंट का महकमा है और उनकी तरफ से ये सर्टिफाइड है। 2018 में इसको सर्टिफिकेशन मिली पाकिस्तान का जो सीड कॉरपोरेशन है इस्लामाबाद में, वहाँ से। और उसके बाद ये मार्केट में आया, यानी फार्मर्स के पास आया और इसका कल्टीवेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। राइट नाउ अगर हम इसकी मार्केट की स्टैटिस्टिक्स को देखें तो करंटली तो ये एज ए सीड जनरेट हो रहा है, तमाम फार्मर्स इसको सीड टू सीड जनरेट कर रहे हैं और फार्मर्स के दरमियान ही ये चल रहा है। प्राइस आप सबके इल्म में है कि इसकी जो नार्क जीवन की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड प्राइस जो है वो 500 रुपये पर केजी है और उसके ऊपर ये बिकता है। बाकी अगर ये मार्केट के हवाले से हम इसके कुछ देखें, पहलू देखें कि कुछ लोगों के ख्यालात हैं कि ये मार्केट में फेल हो जाएगा, मार्केट की में आया नहीं है, तो ये डिफरेंट र्यूमर्स हैं। ये तो जो इसको लगाएगा और उस फील्ड में आएगा उसको पता लगेगा। कई ऐसे फार्मर्स हैं जो मेरे ख्याल से कितने सारे फार्मर्स हैं जो इसको हैप्पीली लगा रहे हैं और उनकी ये प्रोडक्ट बिक भी रही है। अब जहन में ये सवाल आता है कि ये मार्केट की प्रोडक्ट नहीं है। मिसाल के तौर पे 2-3-4 साल के बाद ये मार्केट में बिकना शुरू हो जाता है। इसकी माशाल्लाह हम तमाम ग्रोअर्स जो हैं इसकी इतनी प्रोडक्शन ले आते हैं, तो एक वक्त आएगा कि ये मार्केट में बिकेगा। अगर मार्केट के स्टैट्स को देखें तो मिनिमम एक कोई भी गार्लिक की अगर हम वैरायटी लेते हैं तो 4,000 रुपये मन से स्टार्ट होती है, यानी 100 रुपये किलो से 200 रुपये किलो पे भी जाता है। उसके बाद 250 किलो, 250 किलो, यानी 100 रुपीज़ पर केजी से स्टार्ट होके ये तकरीबन जाती है 250 रुपये पर किलो तक। तो अगर इसकी प्रोडक्शन देखी जाए, मैं आपके साथ इसकी प्रोडक्शन यानी जीवन की प्रोडक्शन शेयर करता हूँ। प्रोडक्शन के हवाले से गार्लिक जीवन की जो प्रोडक्शन है वो 180 मन से लेकर 200 मन आती है। कुछ फार्मर जो अच्छी माशाल्लाह देखभाल करते हैं अपनी लैंड की, उनकी प्रोडक्शन 250 235 मन तक भी सुनने में आई है और इससे मैक्सिमम भी आई है। बट अगर हम इसकी एवरेजली देखें तो 200 मन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो तकरीबन 8,000 किलो के करीब बनती है। ये जो मैं प्रोडक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये प्रोडक्शन जो है ये ड्राई होने के बाद है, यानी लहसुन
खुश्क होने के बाद। तो अगर फर्ज करें कि अगर इसकी, मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं, ये 100 रुपीस की वैरायटी कतन नहीं है, अगर इसकी प्रोडक्शन मिनिमम भी आ जाती है तो आप हैप्पीली इसको सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, जो कि आपको रिवायती फसलों से कभी भी नहीं मिला। इसमें मैंने एक आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया है मार्केट का, और उसके साथ कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस भी दिया है कि क्रॉप जो है फ़ायदेमंद है, अल्लाह ना करे कोई लॉस करके नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि मार्केट के हवाले से जो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी, कि इसका टेस्ट जो है वो ठीक नहीं है। तो नार्क जीवन ने, नार्क जो इंस्टीट्यूट है उसने जो इसका टेस्ट करवाया है, उसका जो टेस्ट है वो आपके देसी गुलाबी के मुकाबले में बिल्कुल बराबर का है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई समझता है कि इसका टेस्ट ठीक नहीं है तो वो खुद से गार्लिक देसी प्लस अपना जीवन गार्लिक इंस्टीट्यूट जाकर उसकी लैब टेस्ट भी करवा सकता है, तो आपको उसके जितनी भी चीज़ें हैं उनका इल्म हो जाएगा। बाकी प्रोडक्शन के हवाले से मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि प्रोडक्शन के हवाले से इसकी जो प्रोडक्शन है 180 मन से लेकर 235-250 तक भी आई है, लेकिन एवरेज आप उसको 200 मन रख लें, यानी तकरीबन 8-1000 किलो। और मार्केट का जो मिनिमम लेवल है आप उसके साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आया ये फायदेमंद क्रॉप है या नहीं है। एनालिसिस आप इसका छोटा सा खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है विच इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको कल्टीवेट कैसे करेंगे, इसकी काश्तकारी हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अराउंड अक्टूबर के महीने में आपका ये वेदर होता है और आप इसको कंफर्टेबली काश्त शुरू कर सकते हैं इसकी। उसके बाद एक अहम चीज़ है कि काश्तकारी करने से पहले हमें सॉइल का टेस्ट, यानी ज़मीन में जो हमारी मिट्टी के हालात वाक़यात हैं उसका इल्म होना चाहिए। हमारी ज़मीन कितनी फर्टाइल है और हम उसमें क्या क्या ऐसी कमी है जिसको हम ज़मीन को तैयार करते वक्त, यानी काश्तकारी करने से पहले उसके वो न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकें, ताकि हम एक अच्छी फसल की प्रोडक्शन हासिल कर सकें। ये बेहतर होगा। उसका एक तरीकाकार है, बहुत इजी है। पंजाब, पूरे पाकिस्तान में काफ़ी सारे सॉइल वाटर टेस्ट लैब्स बनी हुई हैं। मैं इसके साथ आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, वो पूरी पंजाब की लिस्ट है और भी काफ़ी इलाके हैं, वो आप वहाँ से सॉइल टेस्ट करवा सकते हैं। और वो बहुत महंगे नहीं हैं, मैक्सिमम एक पर सैंपल की कॉस्ट आती है 7 to 8 रुपीज़, 7-8 रुपये इसकी प्राइस है। और टेस्ट लेने के लिए आपको एक चीज़ ऐड करता चलूं, जो फार्मर्स हैं, न्यू फार्मर्स हैं, उनके लिए, कि आपने जो आपका एरिया है, जो आपकी ज़मीन है, उस ज़मीन में मिसाल के तौर पे अगर 1 एकड़ आपकी जगह है, उस 1 एकड़ के आप पोर्शंस बना लें 4, यानी से ये आपका एक पोर्शन है, 2 ऊपर आ गए, 2 नीचे आ जाए, एक आपने सेंटर से उस सॉइल का टेस्ट ले लेना है। तो ये आपके टोटल 5 एरियाज बने हैं। एरिया की सिलेक्शन ये जहन में रखिएगा कि वहां पर ऑलरेडी करंटली ज़मीन आपकी खाली हो और कहीं पे कोई मैन्योर वगैरह ना रखो, यानी आप कहीं पे गोबर आप देख रहे हैं ज़मीन पे पड़ा हुआ है और वहीं से आप उस सॉइल का टेस्ट ले रहे हैं, तो ये गलत होगा। ऐसी जगह से लें जो बिल्कुल नीट हो और वहां पर कोई चीज़ ना लगी हुई हो। दूसरा, ट्रस्ट करने के लिए क्या चीज़ आपको चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपने ऊपर से थोड़ी सी लेयर रिमूव कर देनी है मिट्टी की, और एक टेस्ट आपने 6 इंच के ऊपर ले लेना है और एक आपने 12 इंच के ऊपर सॉइल का सैंपल ले लेना है। तो ये टोटल एक गड्ढे में से आपके तकरीबन 2 निकलेंगे, उन दोनों को आपने अलग अलग शॉपर में रखना है। 6 इंच वाला शॉपर अलग रखेंगे, 12 इंच वाला शॉपर आप अलग रखेंगे। और आपके एक ज़मीन में जब 5 सैंपल आप कलेक्ट करेंगे तो तकरीबन ये 5 दूनी 10 सैंपल बन जाएंगे। और उस पर इसी तरह से आपने नंबरिंग कर लेनी है, A, B, C, यानी A के 2 बने 6 इंच और 12 इंच, B के भी 2 बने 6 इंच और 12 इंच। इस तरह से आप ये टेस्ट लेकर जाके करवा सकते हैं। मैक्सिमम 100 रुपीज़ में आपका टेस्ट हो जाएगा। और इसी तरह से पानी का भी आपने एक टेस्ट लेना होगा, उसका pH लेवल भी होता है, प्लस आपके TDS होते हैं कि पानी में खारापन कितना है, ताकि उसको कवर किया जा सके। इसमें पानी के हवाले से एक चीज़ बता दूं कि जो ट्यूबवेल का पानी यूज़ करते हैं वो लाजमी अपना जो टेस्ट है वाटर का वो लाजमी करवाएं। और इसमें एक चीज़ को मैं बताता चलूं कि पानी के लिए आप ट्यूबवेल का अगर पानी ले रहे हैं तो उसमें तकरीबन 5-7 मिनट चलाने के बाद का पानी आप लें, ताकि जो पाइप में पानी है मौजूद है तो जाहिर बात है आपके पास तकरीबन
15, 20, 25 दिन अवेलेबल होंगे ज़मीन को मज़ीद तैयार करने के लिए। जो पुराने फार्मर्स हैं उनको पता होता है कि हमारी ज़मीन का पीएच लेवल या डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस लेवल के हैं। जो न्यू फार्मर्स हैं उन्होंने अगर कभी ये नहीं करवाया तो कुछ चीज़ें एहतियात हैं, अगर वो कर ली जाएं तो बहुत बेहतर है और वो आपको फ़ायदा ही देंगे। जैसे आपको नहीं पता आपकी ज़मीन के नीचे हार्ड पैन है यानी कॉम्पैक्ट हुई हुई या नहीं हुई हुई, उसकी पानी की एब्जॉर्ब करने की ताकत कितनी है, पानी को जस्ट करने की ताकत कितनी है, जल्दी जस्ट करती है या देर से जस्ट करती है। जल्दी जस्ट करेगी तो अच्छा होगा, बहुत देर से जस्ट करेगी तो वो आपके क्रॉप सीड के लिए बेहतर नहीं होगा। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि अगर आप एक चीज़ल करवा लें, एक चीज़ल हल होता है, उसमें तकरीबन 8, 9, 11, 12 डिफरेंट इंचेस के फल होते हैं बड़े बड़े, वो ट्रैक्टर के थ्रू चलवाए जाते हैं। उसको एक चीज़ल प्रोसेस करते हैं, चीज़ल हल का एक नाम है, सिंपल है, ट्रैक्टर के ऊपर वो लगाया जाता है और वो एक हल चला दिया जाता है जिससे वो नीचे की ज़मीन जो है हार्ड पैन ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद एक सेकंड वे है कि आप अपनी ज़मीन के ऊपर नेक्स्ट स्टेप में आप उसको डिस्क करवा लें। डिस्क ये होता है कि आपकी ज़मीन नरम होगी, जरखेज़ रहेगी, वो ताकि आपका जो बीज है नरम ज़मीन में एक अच्छा पनपेगा, अच्छी नशोनुमा कर सकेगा, उसकी जर्मिनेशन एक अच्छी होगी, प्लांट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक अदद आप उस पर हल चलवा दें जिसको डिस्क का नाम देते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप पे अगर आप वहाँ पर कोई भी काऊ मैन्योर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि मैक्सिमम इलाकों में काऊ मैन्योर अवेलेबल होता है और वो उसको यूज़ करते हैं। पुराना आपने यूज़ करना है, नया यूज़ नहीं करना। साल एक पुराना हो तो बहुत अच्छा है, या साल से और ज़्यादा पुराना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसको आपने यूज़ करना है, तकरीबन 2 से 3 ट्रालियाँ आप उसको पर एकड़ यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप पे जिन अफराद के पास इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, देन वो अफराद क्या करेंगे, पोल्ट्री मैन्योर को यूज किया जिसको चिकन मैन्योर कहते हैं, या जो पोल्ट्री शेड का मैन्योर होता है, प्रोसेस्ड शेप में कंपोस्ट हुआ हुआ यूज किया है, ये तो आप वहां से उसको यूज कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी तकरीबन आप यूज करेंगे 8 से 10 बोरी पर एकड़, यानी ऑलमोस्ट वो 50 kg की होती है, 400 से 500 किलो आप उसको यूज कर सकते हैं 1 एकड़ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप डिस्क चलाने के बाद जब आप इसको फैला देंगे तो उसके बाद आप एक हल चला सकते हैं, वो हल आपका होगा रूटावेट। उसको रूटावेट कर दें ताकि ज़मीन और भुरभुरी हो जाए और ये उसके अंदर आपका मिक्स भी हो सके। अब थर्ड फोर्थ स्टेप है, अगर तो आपकी ज़मीन का लेवल ठीक है, वेरी गुड, और अगर आप समझते हैं कि लेवल में नहीं है तो आपको लेवल करवाना पड़ेगा, और वो जाहिर बात है लेज़र प्रोसेस के थ्रू होता है और वो उसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, वो आपके एरिया टू एरिया वेरी करती हैं। आपकी ज़मीन का लेवल हो जाएगा ताकि आपके पानी की निकासी जो है वो तमाम कॉर्नर्स और तमाम ज़मीन के हिस्सों में जा सके। लेज़र प्रोसेस होने के बाद आपने ज़मीन के ऊपर पानी फेरना है। पानी फेरने का मतलब ये है कि वो फार्मर्स जो हैं, जो पुराने फार्मर्स हैं, वो तमाम चीज़ें जानते होंगे कि आपने हल्का सा पानी फेरना है। उससे एक चीज़ तो आपको ये पता लगेगी कि आपके जो ज़मीन का लेज़र हुआ है उसका लेवल ठीक है या नहीं है। अगर जिस एरिया में पानी का लेवल ठीक ना हो तो वहाँ पे आप सुहागा यानी हल चलवा कर उसको बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, जब तक ज़मीन आपकी वतर में आ जाएगी, वतर का मतलब होता है मॉस्ट आ जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगी ज़मीन हैवी, तो उसके बाद आप उसके अंदर ज़मीन को तैयार करने के लिए कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, यानी डीएपी यूज़ करेंगे। 1 बोरी डीएपी आप यूज़ कर सकते हैं, 1 बोरी आप एसओपी की यूज़ करेंगे और आधी बोरी आप यूरिया की यूज़ करेंगे। इसको आप पानी में फ्लड नहीं करेंगे, इसका आप छट्टा लगाएंगे। छट्टा लगाने के बाद आपकी ज़मीन तैयार है स्वेइंग के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने अपनी ज़मीन के ऊपर रिजिस बनानी है, जिनको खेलियाँ बोलते हैं, या बेड बनाने हैं, यानी रेस्ड बेड बनाना चाहते हैं या खेलियों में बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप उसमें दोनों वे हैं, इन दोनों में से आप जो भी लेना चाहें। अफराद का एक्सपीरियंस रिजिस का है वो रिजिस पे लगा सकते हैं, जिन अफराद का एक्सपीरियंस बेड का है वो बेड पे लगा सकते हैं। नए आने वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि उनके लिए जो उनके इलाके के हवाले से मुनासिब चीज़ हो वो रिजिस पे लगाएं या बेड पे लगाएं, दोनों कंफर्टेबल हैं। उसके बाद जब आप अपनी ज़मीन को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपकी ज़मीन तैयार है बीज बोने के लिए,
उसमें आप स्विंग कर लें। हाँ, इसमें आपका डिस्टेंस जो है वो 6 बाय 6 का होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमने बीज बो दिया, उस बीज बोने के फ़ौरन बाद सेम नाइट में जब आप शाम तक बो लेंगे तो आप इसको इरीगेट कर लें। फ्लड इरीगेशन यानी जो भी आपका इरीगेशन प्रोसेस है, फ्लड इरिगेशन अवेलेबल होती है, उसी के थ्रू आप इसको इरिगेट करके पानी दे सकते हैं। पानी देने के लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि लहसुन को ज़मीन को खुश्क नहीं रखना, लाइक उसको मॉइस्चर चाहिए, बहुत भरा हुआ पानी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसको हल्का फुल्का सा मॉइस्चर में रखना है। भर भर के पानी नहीं लगाना कि हर 10वें दिन हर 15वें दिन पानी लगा रहे हैं। जो उसकी ज़रूरत है ये सॉइल पे डिपेंड करता है। फार्मर खुद जानता है कि इस वक्त ज़मीन क्या कह रही है, इस वक्त ज़मीन कह रही है मुझे पानी चाहिए, तो उसको अल्टीमेटली पानी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये मोर और लेस तकरीबन 10 से 12, 13, 14 पानी लगते हैं, सब्जेक्ट टू द वेदर कंडीशन। के बारिशें हो गई हैं तो जारी बात है फिर आपका वो प्रोसेस नहीं होगा, वो इरिगेशन आप निकाल देंगे। तो तकरीबन 10 से 12, 13, 14 इरिगेशंस का ये प्रोसेस है। दूसरा मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जब आप फर्स्ट इरिगेशन कर लेंगे तो सेकंड इरिगेशन की ज़रूरत जो है वो 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, सब्जेक्ट टू द पोजीशन ऑफ योर सॉइल, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको इरिगेट करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि कुछ अफराद मल्चिंग यूज़ करते हैं, मल्चिंग प्रोसेस, ऑर्गेनिक मल्चिंग यूज़ करते हैं, कुछ पेपर वगैरह, ब्लैक पेपर जो है प्लास्टिक शीट, वो यूज़ करते हैं, और कुछ अफराद ये दोनों प्रोसेस से यूज़ नहीं करते, मल्चिंग ही नहीं करते, उनकी ज़मीन जो है वो ओपन उसमें होती है। तो अगर ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उन अफराद के लिए बता रहा हूँ कि जो अफराद मल्चिंग नहीं करते वो फर्स्ट इरिगेशन के बाद जब दूसरी इरिगेशन की बारी आएगी वो तकरीबन 8, 9, 10, 11, 12 दिन के ऊपर आएगी, सब्जेक्ट टू द पोजीशन ऑफ योर सॉइल। इरिगेट करने के बाद आप स्प्रे करेंगे अपनी ज़मीन के ऊपर आने वाली जड़ी बूटियों के हदफ के लिए, ताकि जो आने वाले वक्त में जड़ी बूटियाँ हैं आप उसका पहले से तदारक कर लें, जो आपके लिए बेहतर होगा। उसके अलावा इसमें डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट्स, वो डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा, तो आपको पता भी लग जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स की किस नंबर ऑफ डे पे आपने यूज़ करना है। उसके अलावा जब आपका तकरीबन स्पॉटिंग हो जाएगी, आपकी पौधा ज़मीन से निकलने लगेगा, ये प्रोसेस होगा तकरीबन 30-35 दिन का। जब आपका स्पॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी लाइक आपका जो बीज है वो यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चलूँ, एक होती है जर्मिनेशन, एक होती है स्पॉटिंग। जर्मिनेशन ज़मीन के अंदर होती है, जो स्पॉटिंग होती है वो ज़मीन के बाहर होती है, जब आपका जो पौधा है वो हल्का सा ज़मीन से मुंह बाहर निकाल कर उगना शुरू हो जाता है। तो ये तकरीबन प्रोसेस 30, 35, 40 मोर और लेस इन डेज में स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड इरिगेशन की जब भी आपकी बारी आएगी आप उसके साथ कोई ना और न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। जैसे मार्केट में एक रिक्लेमर है, मैं एक्चुअली रिक्लेमर को प्रमोट नहीं कर रहा, इस टाइप का कोई भी आप न्यूट्रिएंट यूज़ कर सकते हैं, और यूजेज जो है वो आपको अल्टीमेटली उस कंपनी से पता लग ही जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा जब आपकी 90 डेज हो जाएंगे, उस वक्त जो प्रोसेस है उसमें आपने एक बोरी या आधी बोरी, ज़रूरत के मुताबिक वो आप खुद देख लेंगे कि आपके प्लांट की क्या पोजीशन है, वो खुद बताएगी, उसके मुताबिक आप एक या आधी बोरी पानी में फ्लड कर सकते हैं, जिससे आपका पौधा एक अच्छा पनपेगा। पौधा अच्छा पनपेगा तो आपका सीड ज़्यादा अच्छा पैदा होगा ज़मीन के नीचे। उसके बाद 90 डेज़ के बाद आपने एक उसमें आधी या एक बोरी यूज़ कर ली, उसके बाद 120 दिन के ऊपर जब 120 दिन होंगे, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 90 डेज़ का मतलब बिल्कुल ही एग्जैक्ट 90 डेज़ नहीं है, मोर और लेस 85 डेज़, 92 डेज़, 95 डेज़ पॉसिबल है। वेदर कंडीशन डिपेंड करती है, उस इलाके के खदोखाल भी डिपेंड करते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डेज 120 डेज नहीं, मोर और लेस प्लस माइनस पॉसिबिलिटी है, उसके मुताबिक आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब 120 डेज आ जाएंगे तो उसके ऊपर आपने एमोनियम सल्फेट और 2 किलो सल्फर की आपने एडिशन करनी है और आपने उसको फ्लड करना है। उसके बाद 140-45 दिन पर आप चाहें, इट इज़ अप टू यू, तो आप वही रिक्लेमर जो है उसको न्यूट्रिएंट्स को बूस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद आप 140-45 दिनों के बाद आप अपने सीड को देखेंगे, आपको पता नज़र आएगा कि बल्ब का साइज़ क्या जा रहा है, उस वक्त आपके पत्तों का क्या सिलसिला चल रहा है। तो इन चीज़ों के दरमियान में आपने एक चीज़ और देखनी है, स्केप्स। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके दरमियान में कुछ फ्लावर्स, दिलनुमा फ्लावर्स बनना शुरू हो जाते हैं। या 1 फुट तक के हों तो आपने 8-9 इंच के ऊपर उनको प्लग कर लेना, यानी उनको निकाल देना और उनको ज़ाया कर देना। वो एक्चुअली आपके जो नीचे क्रॉप उग रही होती है, यानी आपका जो बल्ब बन रहा होता है, वो डायरेक्ट उसकी खुराक वो फ्लावर ले रहा होता है और वो हमने नहीं होने देनी। तो आपने कोशिश करनी है कि जब वो आप निकले, उगे, तो आपको मालूम हो और उसको एक सर्टेन टाइम के बाद आपने प्लग कर लेना, यानी उसको आपने निकाल देना है। और तकरीबन डिपेंड करता है, किसी की अप्रैल एंड में स्विंग हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, किसी की मिड मई में, और उसके बाद इसका कटाइयाँ हो जाती हैं और वो एक पोस्ट, जो कहना चाहिए पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल मेरे इसी न्यूट्रिएंट्स को फॉलो करें। आपके पास अगर इससे बेहतर न्यूट्रिएंट प्लान हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यकीन करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।